हाय दोस्तों, मैं तिप्रा क्लास से डीएल सेकेंड सेमेस्टर पेपर 2 प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का आज तीसरा क्लास पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों के अधिकार क्या है, बच्चों का बाल अधिकार क्या है। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। तो दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं बच्चों का बाल अधिकार क्या है। दोस्तों, बच्चों की शिक्षा ही देश के विकास का आधारशिला है। बच्चों का सर्वांगीण विकास शिक्षा के द्वारा संभव है। शिक्षा सभी बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है बच्चों की शिक्षा ही देश के विकास का आधारशिला है। यानी जब तक बच्चों को शिक्षा नहीं प्राप्त होगी तब तक देश का विकास भी नहीं होगा, क्योंकि एक शिक्षा ही ऐसी है जिसके द्वारा देश का विकास भी आगे बढ़ता है। और बच्चों का सर्वांगीण विकास शिक्षा के द्वारा संभव है। यानी बच्चों के मानसिक, बुद्धि, शारीरिक विकास भी किससे संभव है? शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शिक्षा सभी बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। यानी शिक्षा को सभी बच्चों को प्राप्त करना चाहिए। ये क्या है? सभी बच्चों का जन्मसिद्ध, इसमें किसी प्रकार का रोक नहीं है कि इस बच्चे को शिक्षा नहीं दी जाएगी। शिक्षा जो है सभी बच्चों को समान रूप से दी जाने वाला प्रक्रिया है। शिक्षा सभी बच्चों को प्राप्त करनी चाहिए, यह जन्मसिद्ध अधिकार है। आइए दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। 1948 में मानवाधिकारों के घोषणा पत्र में अनुच्छेद 25 में माँ और बच्चों के विशेष संरक्षण और सहायता की ओर ध्यान दिया गया। तो दोस्तों, इसमें कहा गया 1948 में मानवाधिकारों के घोषणा पत्र में अनुच्छेद 25 में माँ और बच्चों के विशेष संरक्षण और सहायता की ओर ध्यान दिए गए, जिसे 20 नवंबर 1989 को पारित किया गया, जिसे 20 नवंबर 1989 को चलाया गया, जो भारत सहित 191 देशों में पारित हुआ। तो दोस्तों, इसमें कहा गया जो भारत सहित अन्य 191 देश में चलाया गया। इसमें पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और सहभागिता का अधिकार आज प्रत्येक सरकार को पूरे करने होंगे। तो दोस्तों, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि बच्चों का पोषण कैसे करना है, स्वास्थ्य कैसे उनका देखना है, शिक्षा कैसे देनी है, जीने का अधिकार क्या है, विकास का अधिकार क्या है, सुरक्षा का अधिकार क्या है, सहभागिता का अधिकार क्या है, आज प्रत्येक सरकार को क्या करना होगा? पूरा करना होगा। आइए दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन ने इसने बच्चों के बाल अधिकार के बारे में क्या कहा है? आइए दोस्तों, पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा में 10 दिसंबर 1950 को सभी देशों को याद दिलाया कि प्रत्येक बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1950 को सभी देशों को यह याद दिलाया कि प्रत्येक बच्चे को, यानी जितने भी बच्चे हैं, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और शिक्षा को प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क होना चाहिए। तो दोस्तों, प्रारंभिक स्तर यानी 1 से लेकर 5 तक बच्चों की शिक्षा क्या होनी चाहिए? निःशुल्क होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन ने बच्चों की अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1889 में की। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के अधिकारों की घोषणा कब की थी? 20 नवंबर 1889 में। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। और दोस्तों, आगे देखते हैं। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया। यानी भारत ने इसे कब स्वीकार किया? 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया, जिसके मुख्य बिंदु निम्नांकित हैं। तो दोस्तों, इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? आइए दोस्तों, पढ़ते हैं। पहला, बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार। दूसरा, प्रत्येक बच्चों को अपनी राष्ट्रीयता, नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार होगा। तीसरा, बच्चों को माता पिता के विरुद्ध अलग न करना, यानी बच्चों के माता पिता के से अलग नहीं करना है। और चौथा, माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार। पांचवा, बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाए। जो बच्चों के अपहरण हो रहे हैं, उनका क्रय विक्रय हो रहा है, उनका व्यापार हो रहा है, इन सभी को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना है। छठवां, बच्चों को नशीले द्रव्यों का प्रयोग करने से रोकना, यानी जो आजकल के बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं या नशीले पदार्थ बना रहे हैं, इन सभी का प्रयोग करने से रोकना। और जहाँ गोद लेने की मान्यता है, जहाँ बच्चों के हित का ध्यान रखना, यानी जो लोग जिनके बच्चे नहीं होते, जो गोद लेते हैं, वो गोद लेकर क्या करते हैं? बच्चों को या तो मारते पीटते हैं या उनको बेच देते हैं। तो इन सब के लिए वहाँ बच्चों को हित का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और भ्रूणहत्या बच्चों का संरक्षण प्रदान करने, यानी जिनके माता पिता नहीं है, जो अपने माता पिता से अलग हो गए या
कोई दूर से भटकते हुए गुम हो गया, इन सभी को क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करना है। और 9वां, लैंगिक शोषण से बचाना, यानी बच्चों में भेदभाव नहीं करना कि लड़की है या लड़का है, वह इस जात का है वह उस जात का है, इन सभी में क्या करना है, लैंगिक शोषण नहीं करना, यानी इन सभी में भेदभाव नहीं करना है। और 10वां, सशस्त्र संघर्ष या युद्ध में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भाग लेना तथा सेना में भर्ती होने पर रोक रहे हैं, यानी जो लोग बच्चे सेना में भर्ती हो जा रहे हैं या युद्ध में भाग ले रहे हैं, उन सभी को रोकना कि जब तक उनकी 18 साल की उम्र न हो जाए तब तक वो यहाँ पर भाग नहीं ले सकते। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं, राष्ट्रीय बाल नीति क्या है। तो दोस्तों बच्चों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने 22 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की। राष्ट्रीय बाल नीति में बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास के लिए निम्न उपाय किए गए। कौन कौन से उपाय किए गए आज दोस्तों पढ़ते हैं। बच्चों के जन्म से पहले तथा बाद के विकास की पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना राज्य का प्रमुख दायित्व है। और दूसरा, यानी जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके विकास के लिए पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना राज्य का प्रमुख दायित्व है। और दूसरा, राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। और तीसरा, बच्चों को उनके माता पिता से तब तक अलग नहीं करना चाहिए जब तक वह अपना जीवन यापन करने न लगे, यानी तब तक उन्हें अपने बच्चों से अलग नहीं किया जाएगा जब तक वह अपना जीवन जीने के लिए खुद नहीं कार्य करने लगेंगे। और चौथा, पोषाहार कार्यक्रम चलाना, यानी पोषण वितरण जो आजकल चलाए जा रहे हैं, बच्चों को भोजन दिया जा रहा है, बच्चों के लिए पैकेट जो पोषाहार कार्यक्रम चलाए गए हैं, जो बच्चों को 1 से लेकर 6 साल तक बच्चों को पोषाहार दिया जा रहा है, इन सभी का कार्यक्रम चलाना। और 5वां, राज्य द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाने की अनुमति नहीं है, यानी जो बच्चे जोखिम कार्यों में जैसे ड्रग्स भर रहे हैं या बारूद को भर रहे हैं, इन सभी कार्यों में उनको निकाल कर क्या करना है, पढ़ाई में लगाना है। और 6वां है दोस्तों, स्कूलों में शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, वैज्ञानिक एवं सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना, यानी स्कूलों में जो बच्चे खेलकूद में भाग लेना चाहते हैं या वैज्ञानिक खोजबीन करना चाहते हैं, इन सभी को प्रोत्साहन देना ताकि बच्चे आगे के क्षेत्र में आगे बढ़ें। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों और अभिभावकों का क्या दायित्व है। आइए दोस्तों पढ़ते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की साथ साथ जिम्मेदारी है कि वे इस अधिनियम का क्रियान्वयन के लिए धन का प्रावधान करें, यानी इस अधिनियम को चलाने के लिए क्या करें, धन का प्रावधान करें। केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ परामर्श कर खर्च का निश्चित प्रतिशत राज्य सरकार को सहायता अनुदान के तहत प्रदान करेगी। राज्य और स्थानीय सरकारें 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे का प्रवेश, उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होना सुनिश्चित करेगी, कि पड़ोस में विद्यालय की सुविधा सुनिश्चित करेगी, कि कमजोर और वंचित वर्गों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। और प्रत्येक अभिभावक का भी यह दायित्व होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती कराएं, यानी सरकार के साथ साथ यह प्रत्येक अभिभावक का भी दायित्व होना चाहिए कि वह अपने बच्चों को विद्यालय में भर्ती होने के लिए भेजें। आगे है, 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा हेतु तैयार करने के लिए उपयुक्त सरकार बच्चों के आरंभिक देखरेख के साथ साथ उनके 6 वर्ष की उम्र होने तक पूर्व स्कूल यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था बना सकती है। यानी जो आजकल छोटे बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं, उनके लिए आजकल एक क्रियाकलाप वाला स्कूल, यानी जिसे बचपन प्ले स्कूल बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं, बच्चों जाते हैं और क्रियाकलाप, अनेक बच्चों के द्वारा क्रियाकलाप करते हैं, पढ़ने लिखने में भाग लेते हैं, फिर उसके बाद उन्हें अलग स्कूल में डाला जाता है। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं, शिक्षा का मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 45 में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया कि माता पिता या अभिभावक 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों तथा बाल्य जैसी भी स्थिति हो शिक्षा के अवसरों को प्रदान करेगा। इस प्रकार शिक्षा की व्यवस्था करना शासन के साथ साथ माता पिता या अभिभावक का भी दायित्व हो जाता है। यानी इस अनुच्छेद के द्वारा माता पिता या अभिभावक का भी यह दायित्व हो जाएगा कि वह अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के अवसरों को प्रदान करेगा, यानी उन बच्चों को अपने शिक्षा देने का भरपूर प्रयास करेगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बालकों के शिक्षा का उद्देश्य।
तो दोस्तों पहले बालकों की शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या है, आइए दोस्तों पढ़ते हैं। पहला, गुणवत्ता युक्त शिक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा, शोषण, श्रम, व्यापार तथा बाल विवाह से संरक्षण का अधिकार बताना। तीसरा, भारत सरकार द्वारा बच्चों के लिए किए गए प्रयासों से उन्हें अवगत कराना। चौथा, बच्चों को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा प्रस्तावित अधिकारों की जानकारी देना। यानी ये सभी क्या है, शिक्षा के मूल उद्देश्य हैं। इन सभी के बारे में बच्चों को जानकारी देना हमारा मूल उद्देश्य है। तो ये दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। फिर कल से मिलेंगे अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।